तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आरोह भाग का चौथा पाठ। 3 पाठ पढ़ चुके हैं, चौथा पाठ पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कविता है ये, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, ये रघुवीर सहाय की कविता है। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय हम देखेंगे। जन्म है 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, यानी तार सप्तक में 4 तार सप्तक है, उनमें से दूसरा सप्तक में ये आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण संकलन है इनका। 1951 में दूसरा सप्तक निकला था, उनमें इनका नाम है। दूसरा सप्तक के ये कवि है। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संग्रह संकलन है इनका। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता है, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध भी रहे हैं। सम्मान मिला है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन हुआ 1990 में। 1990 में निबंध हो गया, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। न टूटे तिलस्म सता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। यानी इनकी किंवदंती है। रघुवीर सहाय समकालीन कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है इनका। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पैसे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय व व्यक्तिक समृद्धियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी हुई खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। बतौर पत्रकार कवि घटनाओं में संकलित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर भी दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनके समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी वे अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अन्याय सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधिता उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसे भगीमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध में रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उबारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है।
शायद जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, क्रूर बन जाता है। अब कैमरे में बंद हपाई जब ऐसी कविता पढ़ेंगे जो कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। इस कविता में कवि ने मीडिया के कार्यक्रम में निहित क्रूरता तथा शोषण को प्रकट किया है। कवि ने पाठकों का ध्यान इस ओर खींचा है कि किसी की पीड़ा और दुख दर्द बेचने की वस्तु कतई नहीं है। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कैमरे में, है। यहाँ दूरदर्शन का उद्घोष बताता है कि वह मीडिया अत्यंत शक्तिशाली और समर्थवान है। वह अपनी बात को प्रसारित करके दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह स्टूडियो के बंद कैमरे में एक कमज़ोर मनुष्य को बुलाएंगे, हैं। हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में, हैं। वह स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमज़ोर मनुष्य को बुलाएंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आपने क्यों अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? यानी हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब देखो कैसे सवाल पूछते हैं। उस दुर्लभ व्यक्ति से कैमरे के सामने पूछेगा, क्या आप विकलांग हैं? वह उससे पुनः पूछेगा, आप विकलांग कैसे हो गए? कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उद्घोष उसको प्रेरित करने के लिए पूछेगा, आपको विकलांग होने से दुख तो होता होगा, होता है ना? उद्घोष कैमरामैन से उस दृश्य को बड़ा करके दिखाने को कहेगा और वह विकलांग उसे पुनः पूछेगा, हाँ बताइए आपका दुख क्या है? हैं? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा वह, हैं? जल्दी कीजिए, अपने दुख के बारे में बताइए, परंतु वह अपंग व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा, हैं? यानी मीडिया कर्मियों द्वारा अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। और कविता की शैली यहाँ नाटकीय है और भाषा सरल, बोलचाल शब्दों में युक्त है यहाँ, हैं? तो सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं, है ना? अब देखो, सोचिए और बताइए। दूरदर्शन का उद्घोष विकलांग व्यक्ति को कहेगा कि अपने दुख के बारे में सोचकर और हमें बताइए कि विकलांग होकर आपको कितना दुख होगा, है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है और कैसा यानी कैसा लगता है? वह कोई उत्तर नहीं देता तो उद्घोष स्वयं उसके दुख का अभिनय करके संकेत कर उसे बताएगा, है? यानी सोचिए, थोड़ी देर कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते अब दूरदर्शन फिर पूछेगा, आपको विकलांगता को देखकर ऐसा ही लगता है ना? कोशिश कीजिए, उत्तर दीजिए। क्या आप दूरदर्शन के लाखों करोड़ों दर्शकों को अपने दुख जताने का ऐसा बहुमूल्य मौका अपने हाथ में देंगे, हैं? तो उद्घोषक दर्शकों को बताएगा,
कि तरह तरह के प्रश्न पूछकर वह विकलांग व्यक्ति को रुलाना चाहता है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी विकलांग व्यक्ति को रुलाना चाहता है, जिसे देखकर दर्शक भी रो पड़े और कार्यक्रम सफल हो जाए। क्या दर्शक उसके रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह स्वगत कथन है और पूछा ही नहीं जाएगा। इन्हीं कार्यक्रम संचालन अपाहिजों के दुख के बारे बार बार प्रकट करके अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। ये पदार्थ में नाट्य शैली का प्रयोग हुआ है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। यानी वो रोता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसम, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैमरा दिया हुआ है और ये बैठा है कुर्सी पर विकलांग व्यक्ति। तो देखो, हम दर्शकों को प्रभावित करने के लिए मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आंखों को कैमरे में बड़ा करके दिखाएंगे हैं, और उसके होठों पर एक प्रकार की बेचैनी भी दिखलाएगा। उसको आशा है कि दर्शक इन सब को विकलांगता से उत्पन्न उसकी पीड़ा मान लेंगे। तभी कार्यक्रम संचालक दर्शकों को कुछ समय तक धैर्यपूर्वक टीवी देखने की कहता है और उसको विश्वास है कि उसके प्रयत्नों से दर्शक तथा विकलांग दोनों ही एक साथ रोने लगेंगे और अपने प्रयास को सफल न होते देखकर वह कैमरामैन को कैमरा चलाने से रोक देता है। रोक देता है और पर्दे आप और वह दोनों बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। है यानी कैमरामैन को कैमरा चलाने से रोक देता है। अब अधिक समय इस काम पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसके बाद उद्घोष मुस्कुराकर घोषणा करता है, आप अभी सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा एक कार्यक्रम देख रहे हैं। उसकी प्रस्तुति में थोड़ी सी कमी रह गई है। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। है उसकी प्रस्तुति में थोड़ी सी कमी रह गई है और कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। यानी अपाहिजों की व्यवस्था और मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण यहाँ पर किया गया है। नाटकीय तथा व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है और कोष्टक में दिए गए वाक्यों कविता को प्रभावशाली बना रहे हैं। कोष्टक में जो वाक्य दिए गए हैं ये भी कविता को प्रभावशाली बना रहे हैं।